Hello, dudes and kids. This is Ashutosh, AI16 CA Finals Me 2026, and today on my channel we will be discussing my IBS strategy for the CA Finals Me 2026 एग्जाम्स। तो देखो, IBS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ डाउट्स तो रहते ही हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको IBS को लेकर कुछ भी डाउट्स वगैरह या फिर क्वेरीज वगैरह नहीं हो। सो थ्रू दिस वीडियो विल ट्राई कि जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं या फिर जो भी ऐसी चीज़ें जिनको किसी और ने एड्रेस नहीं किया, उन चीज़ों को अपन एड्रेस कर पाएँ, उन चीज़ों को लेकर आपके माइंड में क्लैरिटी ला पाएँ। ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप जरूर से मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू अपन वीडियो को चालू करते हैं। सो देखो, पहली एक चीज़ बताता हूँ कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द IBS इज कैरिंग दोज 50 kgs ऑफ बुक्स एंड लगेजेस टू द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब मेरा, मैं बताता हूँ, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था फॉर कैरिंग दोज 50 kgs टू द एग्जामिनेशन हॉल। स्पेशली राजस्थान में मई में जो आपको गर्मी मिलती है वो तो अनपैरेलल है। तो मतलब एंड स्पेशली मतलब मैं थोड़ा सा ग्रेटफुल था कि माई एग्जामिनेशन हॉल वॉज एट द ग्राउंड फ्लोर, बट जिनका फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे है, आई थिंक ICAI शुड अवॉर्ड 10 मार्क्स एक्स्ट्रा टू दो स्टूडेंट्स। ठीक है। सो थोड़ा सा ये तो जोक वाली बात होगी, बट ऑन अ सीरियस नोट अपन चालू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट टाइम मैंने IBS को कब रेफर करना चालू किया था, आई थिंक अराउंड फरवरी मैंने फर्स्ट टाइम IBS को 6 days दिए थे। दैट इज़ अराउंड 3 months प्रायर टू माई एग्जाम। ठीक है। एंड ये वो टाइम था जिस टाइम पे मुझे बाकी सब्जेक्ट्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई थी। तो क्योंकि IBS एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके आते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आपको बाकी सब्जेक्ट की एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि जो लॉ और SCMP है उसकी हो सकता है आपको उतनी डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जितनी आपको बाकी सब्जेक्ट्स की है। तो एटलीस्ट बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप अपना 100% लेके चलो। एंड फिर लॉ और SCMP जो है उसमें फिर अपन इंडेक्सेस एंड गाइड्स वगैरह बना सकते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आपको बनाना है, कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ अपन कर सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि 6 days मेरे पास थे एंड यहाँ तक मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। सो यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग मुझे करनी थी वो थी कि जो लॉ और SCMP है उनका मुझे इंडेक्स बनाना था। इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो वैसे तो मार्केट में रेडीमेड इंडेक्सेस भी अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर टाइम है सो उस टाइम पे फिर आप खुद का इंडेक्स बनाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी सब्जेक्ट की। आपको इतना एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स कौन सी मॉड्यूल में, या फिर कौन से टॉपिक्स कौन से चैप्टर्स में, एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडिंग तो आपको वहाँ से बैठ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग तो आपको इंडेक्स बनाना है। एंड जब इंडेक्स बनाओगे तो किस तरीके से बनाना है, तो देखो लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लॉ की 2 मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल में जो कॉर्पोरेट लॉज है उसके बारे में दे रखा है, एंड जो सेकंड मॉड्यूल है उसमें जो अदर लॉज है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, उसका इंडेक्स तो काफ़ी प्रॉपर बना रखा है ICAI ने। जो ICAI का रेडीमेड इंडेक्स आता है जस्ट बिफोर दी चैप्टर स्टार्टिंग, वो ICAI ने काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो उसमें आपको थोड़े से ट्विक्स करने हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो उन्होंने इंडेक्स में नहीं दे रखे, वो आप इंडेक्स में कवर कर सकते हो। तो एक तो वो चीज़ आपको करनी है। फिर अपन आते हैं कि वो कैसे करना है, उसका मैं एक डिटेल्ड आपको एक फ़ोटो मतलब एग्जांपल लगा दूंगा स्क्रीन पे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जरूर से कमेंट कर देना, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिर अपन आते हैं अपनी सेकंड मॉड्यूल पे। तो जो सेकंड मॉड्यूल है उसमें जो ICAI ने इंडेक्सेस बना रखे हैं वो काफ़ी वेग बना रखे हैं, तो उसमें उन इंडेक्सेस से आपका काम नहीं चलने वाला। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक्सेल में सेपरेट उनके इंडेक्स बनाए थे, एक एक पेज पलट के। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, मतलब आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बट अदरवाइज आपको अगर मेरे रेडीमेड इंडेक्सेस चाहिए तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, अगर आप कमेंट्स में मुझे बोलोगे तो वो जरूर से आप मुझे बता देना। तो एक तो ये चीज़ की थी। एंड SCMP में सिमिलर था। SCMP में भी ICAI का जो इंडेक्स है वो ठीक है, मतलब ऐसा मतलब काम चल जाएगा। एंड उसमें थोड़े से एडिशंस आपको करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करना है, वो अगेन मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा आपको यहाँ पे, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अदरवाइज उसकी PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये तो हो गया कि इंडेक्सेस किस टाइप से बनाए। इसके अलावा एक मैंने बनाया था लॉ में फॉर्म नंबर गाइड, क्योंकि लॉ में काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सपोज EOC 4, MGT 1, MGT 2, इस टाइप के काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं। तो अब ICAI की जो काफ़ी बार जो MCQs होते हैं वो उन फॉर्म नंबर्स पे टारगेटेड रहते हैं। ऑल्दो मेरे एग्जाम में तो फॉर्म नंबर से कोई भी MCQ वगैरह नहीं आया था, बट उससे पहले काफ़ी बार आ चुके हैं। एंड फिर वो जो फॉर्म नंबर से MCQs वगैरह आ जाते हैं ना, तो उन फॉर्म नंबर्स को चैप्टर्स में फाइंड करना थोड़ा सा अपने डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अपन ने जो लॉ और SCMP है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा, तो फिर वहाँ पे वो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, एक डिटेल गाइड बनाया कि मैंने फॉर्म नंबर्स लिखे और उसके सामने पेजेस लिखे जहाँ जहाँ पे वो फॉर्म नंबर्स अपीयर हो रहे हैं इन दी ICAI मॉड्यूल। तो उससे मुझे क्या हो गया
कि अगर कहीं भी एग्जामिनेशन में उस फॉर्म नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उन पेजेस को जाकर रेफर कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे वो फॉर्म नंबर के रिलेटेड डेटा या कंटेंट मिल जाएगा। तो उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, उसका भी आपको PDF चाहिए तो ज़रूर से आप कमेंट कर देना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे से डाल दूंगा। तो ये हो गया फॉर्म नंबर्स। उसके अलावा मैंने बनाए थे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं, लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। तो लेट्स सपोज एक टॉपिक है रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एक टॉपिक लेट्स सपोज एक बार आपके मॉड्यूल में देखा है पेज नंबर 1.62 पे, एंड सेकंड टाइम वो दे रखा है पेज नंबर 1.79 पे, ठीक है। अब जब एग्जामिनेशन में लेट्स सपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वो पेज नंबर अपन जब एग्जामिनेशन हॉल में अपने पास इतना टाइम नहीं रहता कि अपन सोचे कि यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड टॉपिक 2 बार आ रहा है मॉड्यूल में, अपन क्या करेंगे, इंडेक्स खोलेंगे एंड जहाँ पे भी अपन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलेगा अपन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो लेट्स सपोज मुझे 1.62 वाला पेज पे मैं चला गया। अब वहाँ पे हो सकता है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके रिलेटेड कंटेंट मुझे मिले ही नहीं, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा कि मुझे नहीं समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से टॉपिक तो यहीं पे दे रखा है, तो इसका कंटेंट यहाँ पे क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड टॉपिक अलग पेजेस पे भी दे रखा है। तो मैंने क्या किया था कि जहाँ पे भी 2 या उससे मतलब ज़्यादा सिमिलर कंटेंट अलग अलग जगह पे दे रखे हैं ICI मॉड्यूल में, तो मैंने क्या किया, हर जगह क्रॉस रेफरेंसिंग कर दी थी। लेट्स सपोज 1.62 पे लिख दिया कि फॉर फर्दर डिटेल्स रेफर पेज 1.79 एंड पेज 1.79 पे लिख दिया कि फॉर फर्दर डिटेल्स रेफर पेज 1.62। तो इससे क्रॉस रेफरेंसिंग होगी। तो अगर मैं पेज 1.62 पे भी चला गया तो फिर मैं वहाँ से 1.79 पे जा सकता हूँ अगर मुझे उससे रिलेटेड डेटा पेज 1.62 पे नहीं मिला। तो ये रेफरेंसेस होते हैं। इसका भी मैं एक फ़ोटो यहाँ पे आपको लगा दूंगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके से आपको ये करना है। उसके अलावा आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि आपको अपन को ये कैसे करना है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो ये तो आपका हो गया जो आपके SCMPN जो लॉ है सब्जेक्ट का। अब जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें क्या करना है, तो देखो ऑब्वियसली मेरे तो बोथ ग्रुप्स है तो मुझे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई थी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि अपन जो भी फैकल्टी मॉड्यूल रेफर कर रहे हैं, फैकल्टी मटेरियल रेफर कर रहे हैं, उसमें हो सकता है वो वाले कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल ना हो जो कि IBS एग्जाम्स में टेस्ट होते हैं। क्योंकि IBS में जो कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट होते हैं ना वो काफ़ी इस टाइप के होते हैं जो हो सकता है आपके फैकल्टी मॉड्यूल में हो ही ना। जैसे सपोज जैसे कि जनवरी में एक कॉन्सेप्ट आया था कि जो अपन ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए जो भी अपन मेथड सिलेक्ट करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब ये आपको किसी भी फैकल्टी के मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ ICI मटेरियल में मिलेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको क्या करना है कि अगर तो आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तब तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही सही। तो उसके लिए आप क्या करो, एक मॉड्यूल गाइड करके मैंने बनाया था। मॉड्यूल गाइड क्या होता था कि अपन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है चैप्टर की, बट वो चैप्टर कौन सी मॉड्यूल में अपीयर कर रहा है ICI की वो अपन को नहीं पता, क्योंकि ICI की मल्टीपल मॉड्यूल्स होती है। जैसे कि DT के लिए आई थिंक 4 या 5 मॉड्यूल्स हैं, देन ऑडिट के लिए आई थिंक 3 मॉड्यूल्स हैं, सिमिलरली FR के लिए आई थिंक 5 मॉड्यूल्स हैं। तो वहाँ पे वो क्लैरिटी अपन को होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे फैकल्टी मॉड्यूल थे उसमें क्योंकि चैप्टर वाइज इंडेक्स दे ही रखा था तो उसके सामने मैंने लिख दिया कि ये वाला जो चैप्टर है ये इस वाली मॉड्यूल में कवर है ICI की, तो ये सब मैंने कर दिया था। ठीक है, सिमिलरली फॉर दी ऑडिट, क्योंकि एसेज अलग अलग चैप्टर में बाइफिकेटेड है तो वो भी मैंने लिख दिया था कि ये वाला एसेज इस चैप्टर में और इस मॉड्यूल में। तो उसका भी मैं एक डिटेल फोटो यहाँ पे लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि वो अपन कैसे करते हैं। तो ये हो गया मॉड्यूल गाइड की बात। उसके अलावा क्या अपन को डिटेल इंडेक्सेस बनाने की ज़रूरत है बाकी सब्जेक्ट्स में। तो देखो अगर आप एक सिंगल ग्रुप ही दे रहे हो तब तो ऑब्वियसली फिर आपको बनाना पड़ेगा फॉर दी फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि मतलब अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो फिर फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट की हो सकता है आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आपको फर्स्ट ग्रुप वाले सब्जेक्ट के लिए भी इंडेक्स बनाना पड़ेगा। एंड अगर कोई मेरी तरह बोथ ग्रुप दे रहा है तो उस केस में देखो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ICI के इंडेक्स वैसे तो थोड़े ठीक ठाक है, मतलब काम चल सकता है आपका, बट कुछ एक ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे ICI के इंडेक्स उतने ज़्यादा डिटेल है नहीं। जैसे कि सपोज DT में जैसे सपोज जो PGB चैप्टर है उसका इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे फिर मैंने इंडेक्स बना लिया। सिमिलरली IDT में भी 1-2 चैप्टर्स हैं जैसे कि ITC वाला चैप्टर है एंड 1-2 और भी चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पे मैंने इंडेक्स बना लिया था। तो वो चीज़ आप जरूर से कर सकते हो फॉर दी अदर सब्जेक्ट्स। तो ये मेरा 6 डेज़ का जो टाइम पीरियड था उसमें 5 डेज़ अराउंड इन सब चीज़ों में चले गए थे। जो 6th डे था उस दिन मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया था। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट देना है। प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट दोगे तभी आपको उस मॉक टेस्ट का फ़ायदा होगा,
क्योंकि IBS में ना ये चीज़ें काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। ये जो अभी तक मैंने चीज़ें बताई आपको, इंडेक्सेस और ये सब चीज़ें, ये तो बाकी लोग भी आपको बता देंगे। बट एक चीज़ होती है कि अपन को बुक्स को इस तरह से अरेंज करना है, क्योंकि IBS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको बैग अंदर नहीं ले जाने देंगे, तो आपको बुक्स अपनी ज़मीन पे ही लगानी पड़ेंगी, या फिर अगर आपको टेबल प्रोवाइड करते हैं तो उस पर आपको लगानी पड़ेगी। हमारे एग्जामिनेशन हॉल में मुझे एक टेबल प्रोवाइड करी गई थी, तो वो काफ़ी छोटी सी थी, तो उस पर तो मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स ही आ सकती थी, तो बाकी मुझे नीचे ही लगानी थी। तो वो आपको कैसे लगानी है वो आपको पहले से डिसाइड करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन हॉल में मैं काफ़ी लोगों के लिए देख रहा था कि उनकी बुक्स काफ़ी बार नीचे गिर रही थी, या फिर वो फाइंड ही नहीं कर पा रहे थे कौन सी बुक किधर है। तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों में तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि IBS के एग्ज़ाम में वैसे ही आपका टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। तो वो चीज़ें आपको एक तो इंश्योर करनी है। एंड वो चीज़ आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपको पहले से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एंड पहले जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उन सब में भी आप बुक्स को उसी तरह से जाओ जिस तरीके से आप एग्जाम में जमाने वाले हो, तभी आपको उस चीज़ की क्लैरिटी आएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लेफ्ट में कौन सी वाली बुक्स हैं एंड आपके राइट में कौन सी वाली बुक्स हैं। जैसे कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी की थी कि मेरे लेफ्ट में मेरे राइट में मुझे अपनी ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स रखने थे, एंड जो लेफ्ट है उधर मुझे अपने ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स रखने थे। तो ये चीज़ मैंने करी थी। एंड मैं आपको डिटेल फोटो भी लगा दूंगा कि किस तरीके से मैंने अरेंज किया था, तो आप भी उस तरीके से उसे अरेंज कर सकते हो। मतलब मैंने इवन क्या किया था कि जो अगर आप फोटो में देखोगे तो जैसे लाइब्रेरी में बुक्स जमी होती हैं वैसे मैंने जमाई थी। एंड जो साइड में उनका एक पिलर बनाने के लिए ताकि वो बुक्स स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, तो मैं अलग से बुक्स लेके गया था। इवन मेरी जो भी मैं घर पे जो पुरानी बुक्स रखी थी मेरी CA फाउंडेशन की 11th-12th की, जो भी थोड़ी मोटी बुक्स थी या फिर जो भी थोड़ी भारी बुक्स थी, मैं उनको लेके गया था ताकि वो एक बेस पिलर बन सके। अब ये चीज़ आपको तभी आएगी जब आप पहले से उसका मॉक टेस्ट देके जा रहे हो, ठीक है। एंड इवन मेरे एग्जामिनेशन हॉल में ऑल्दो जो कार्टन्स है वो परमिटेड थे, बट मुझे उसका आइडिया नहीं था तो मैं लेके नहीं गया था। एंड मुझे आइडिया भी नहीं कि बाकी एग्जामिनेशन हॉल में वो परमिटेड होते हैं कि नहीं होते। तो वो एक बार आप मतलब पूछ लेना, अगर आपका कोई सीनियर वगैरह हो जिसने आपके सेम एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम दिया हो, तो उस तरीके से फिर आप उसे कर सकते हो। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में शायद बहुत कोई बात नहीं करते, कि आपको बुक को मार्किंग करनी पड़ेगी। मार्किंग इन द सेंस, एक मैं फ़ोटो लगा दूंगा जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो भी चारों तरफ से आपको मार्किंग करनी है, एक तरफ से तो प्रिंटेड आता ही है, जो बाकी 3 साइड्स हैं उसमें भी आपको मार्किंग करनी पड़ेगी कि ये ऑडिट की फर्स्ट मॉड्यूल है, ये ऑडिट की सेकंड मॉड्यूल है, या फिर EDT की सेकंड मॉड्यूल है। तो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली अपनी बुक्स को उठा पाओगे। आपको ऐसा नहीं है कि एक एक बुक को देखना पड़ेगा कि ये कौन सी बुक है। तो वो एक चीज़ आप कर लेना। उसके अलावा मैंने हर एक जो ICA मॉड्यूल है उसमें बुक मार्क्स भी लगाए थे, बट वो ऐसा है कि ऑप्शनल चीज़ है, वो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। बाकी मुझे थोड़ी सी उसमें हेल्प हुई थी तो मैंने वो चीज़ करी थी। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। बट वो जो मार्किंग वाली थिंग बताई मैंने, वो ज़रूर से आप कर लेना। तो ये मैंने पूरा मेरे 6 डेज़ में किया था। इसके बाद क्योंकि ये मैंने फेब में किया था, तो मार्च में वापस मैंने 2 डेज़ दिए थे IBS को। एंड 2 डेज़ में क्या किया मैंने, पहले तो मैंने जो AFM का जो मॉड्यूल है उसका भी एक थोड़ा सा इंडेक्स बनाया था, क्योंकि उसमें भी जो इंडेक्स है वो उतना बढ़िया दे नहीं रखा, तो थोड़ा सा उसको भी मैंने अच्छा किया था। तो एक तो मैंने वो चीज़ करी थी। दूसरा मैंने क्या किया था कि जो भी इंडेक्सेस मैंने बनाए थे SCMP एंड लॉ के लिए, उनको मैंने थोड़ा सा गो थ्रू कर दिया था, जिससे कि मुझे वापस एक आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक्स कौन से चैप्टर्स में कवर्ड है। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में डिफिकल्टी यहीं पे आती है कि आपको ये नहीं पता चलता कि जो टॉपिक है वो कौन से चैप्टर में कवर्ड है। क्योंकि जो जैसे लॉ में तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा, बट जो SCMP हैं उनके जो चैप्टर्स की नेम्स वगैरह हैं वो काफ़ी ऐसे आपको सिमिलर से लगेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं हो पाएगा। तो वो एक चीज़ आप वहाँ पे कर लेना कि अपने जो इंडेक्सेस है उनको 2-3 बार आप गो थ्रू कर लेना, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। उसके अलावा मैंने वापस से मॉक टेस्ट दे दिया था, तो ये मैंने अपने सेकंड डिवीजन में किया था। उसके बाद फिर मैंने वापस एक दिन दिया था फॉर द IBS इन दी अप्रैल मंथ। तो वहाँ पे अगेन वही मैंने इंडेक्सेस को गो थ्रू किया सुबह सुबह, एंड शाम को मैंने मॉक टेस्ट दे दिया था। तो वो चीज़ मैंने करी थी। तो इससे एक बेसिक स्ट्रैटेजी मेरी क्लियर हो गई थी कि मुझे अपने एग्ज़ाम में क्या करना है। तो इसके बाद अपन आते हैं जो 1.5 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम्स रहता है। तो इसमें मैंने क्या किया कि पहले तो जो मेरे इंडेक्सेस है उनको वापस से गो थ्रू किया, क्योंकि 1 मंथ हो गया था जिस टाइम पे मैंने लास्ट IBS को एक बार देखा था। तो वापस से फिर मैंने उनको एक बार गो थ्रू किया। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पे एक मॉक टेस्ट वापस से दे दिया था। तो वापस से एक स्ट्रैटेजी मेरी मतलब रिवाइज़ हो गई थी कि मुझे इस स्ट्रैटेजी से IBS एग्ज़ाम में वर्क करना है।
तो ये चीज़ मैंने करी एंड उसके बाद फिर मेरे पास टाइम बच गया था, तो उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें आइडियल आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या किया था कि मैंने जो SCMP के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करी थी, तो वो मैंने वहाँ पे किया था। तो वो आप भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ लगता है कि आपका और कोई टॉपिक वीक है या फिर और कोई टॉपिक आपको करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि मेरे एग्जाम में तो SCMP का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी आया नहीं था, तो मतलब आइडियली उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। बट ठीक है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप कर सकते हो, बिकॉज IBS का जो एग्ज़ाम का 1.5 डे रहता है ये आफ्टर दी गैप ऑफ 10 डेज़ रहता है, मतलब जहाँ पे 10 डेज़ आपके लगातार एग्जाम वगैरह चल रहे थे, तो थोड़े से आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। वहाँ पे आपका थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार यहाँ पे तो अपन थोड़ा रेस्ट करते हैं, बट ट्रस्ट मी कि आपके पास 2 ही दिन और बचे हैं फॉर दी एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पे भी अगर आप अपना 100% देते हो तो शायद आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो मतलब कर सकते हो यार आप, मतलब थोड़ा सा अपना जो रेस्ट है उसे थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो। बट एक चीज़ इंश्योर करना कि आप IBS के एग्ज़ाम में प्रॉपर स्लीप लेके जाओ, क्योंकि IBS का एग्ज़ाम का 4 आवर का एग्ज़ाम रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको एग्जॉस्ट कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली पहले आपको वो लगेज भी कैरी ऑन करके जाना है। मतलब उसमें तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वो चीज़ रहती है। उसके बाद 4 आवर्स लिखना, तो वो थोड़ा सा अगर आप स्लीप वगैरह प्रॉपर लेके नहीं जा रहे हो तो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ आप इंश्योर कर लेना IBS के एग्ज़ाम में। बाकी तो जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम में करते हो वैसे ही आपको जाना है। थोड़ी सी स्पेशल चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या देखने को मिलेंगी वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो IBS के एग्ज़ाम में हमेशा आप बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी पहुँचना। मैं बाकी एग्ज़ाम में जनरली 10-15 मिनट्स बिफोर दी रीडिंग टाइम पहुँचता था, बट IBS के एग्ज़ाम में मैं 1 आवर्स बिफोर पहुँचा, क्योंकि एक तो वो लगेज को कैरी ऑन करने वाली चीज़ है, दूसरी जो आपको एग्जामिनेशन हॉल है उसमें अपनी बुक्स भी अरेंज करनी है, तो उसमें भी आपको 10-15 मिनट्स लगने वाले हैं। तो वो एक चीज़ आप कर लेना। स्पेशली आप ये सब चीज़ें करोगे ना तो थोड़ा सा थक भी जाओगे, तो बिफोर राइटिंग द एग्जाम्स आपको 5-10 मिनट का रेस्ट मिल जाए, तो वो भी आपको टाइम पीरियड अपने साथ लेके चलना है। तो वो एक चीज़ आप कर लेना। एंड स्पेशली फॉर दी गर्ल्स या फिर कोई बॉयज़ में भी अगर थोड़ा वीक कोई स्टूडेंट है तो अपने साथ किसी और को ले जाना फॉर कैरिंग दैट लगेज, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको इश्यूज़ आने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वो बहुत भारी हो जाता है। अपन को लगता है कि वो मतलब इतना भारी नहीं होगा, बट क्योंकि आपके फैकल्टी मॉड्यूल्स भी हो जाते हैं, फिर ICA मटेरियल भी हो जाता है। एंड ICA मटेरियल जरूर से लेके जाना, मतलब ICA मटेरियल को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। फैकल्टी मटेरियल भी जाना, ICA मटेरियल भी ले जाना। थोड़ा सा भारी ज़रूर हो जाएगा, बट फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे, तो वो चीज़ आप मत करना। तो दोनों चीज़ें लेके जाना। एंड इवन क्वेश्चन बैंक भी लेके जाना, क्योंकि काफ़ी बार IBS में जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। मैंने काफ़ी बार IBS में देखा है। इवन एक बार आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सितंबर अटेम्प्ट था, वहाँ पे कॉस्टिंग का एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था बाय चेंजिंग दी न्यूमेरिकल वैल्यूज़। एंड एक बार IBS में आई थिंक FR का शायद जनवरी वाला अटेम्प्ट था, वहाँ पे FR का एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था एंड वहाँ पे तो शायद वैल्यूज़ भी सेम थी। तो वो चीज़ आप करना, तो आपको कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे कि ये तो मैंने करा हुआ है अपने मॉड्यूल में, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो। तो वो चीज़ें कर लेना। एंड फिर उसके बाद जो सबसे मेन थिंग होती है वो होती है आपकी 15 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम। एंड 15 मिनट्स मतलब वैसे तो सारे एग्जाम में रिलेवेंट होते हैं, बट इस वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने उन 15 मिनट्स में अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया तो फिर आपको एंड में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने वाला है। तो 15 मिनट्स में आप क्या करोगे, पहले तो आपको फाइंड आउट करनी है कौन सी केस स्टडीज़ आपको करनी है। एंड इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपके MCQs हैं उनको आप रीड आउट मत करना है 15 मिनट्स में, क्योंकि इतना आप नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एंड जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा आते हैं या फिर जिनसे आप ज़्यादा फैमिलियर हो, उन वाली केस स्टडीज़ को आपको सिलेक्ट करना है। एंड उनमें भी एक चीज़ ध्यान रखना कि चलो आपको आता तो है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो वाले क्वेश्चन सिलेक्ट मत करना है, क्योंकि IBS के एग्जाम में आपके पास उतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल रहता नहीं है। मेरे एग्जाम में जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो जो क्वेश्चन केस स्टडी नंबर 5 थी, वहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस मुझे काफ़ी ज़्यादा आते थे, बट वहाँ पे एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन 5.7 या 5.8 रिगार्डिंग दी लीजेस। एंड मुझे पता था अगर ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया तो इस क्वेश्चन को करने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा। ऑल्दो मुझे वो आता है, बट फिर भी मुझे उसमें आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी कैलकुलेशन इतनी सारी जनरल एंट्रीज इन्होंने पूछ रखी हैं, तो फिर वो मैंने स्किप कर दिया था। तो ये भी चीज़ आप जरूर से माइंड में लेके चलना है, क्योंकि IBS में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो चीज़ अपन को नहीं करनी। तो वो चीज़ एक तो आप माइंड में लेके चलना। बाकी केस स्टडी आप सिलेक्ट कर लेना। केस स्टडी में भी ऐसे सिलेक्ट करना कि जो फर्स्ट केस स्टडी आप कर रहे हो वो वाली कर रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा आती है एंड जो सबसे ज़्यादा ईजी है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। एंड हमारे IBS के एग्जाम में स्पेशल चीज़ क्या हुई थी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो 48 पेजेस का था।
एंड जो पहले अगर आप देखोगे तो 24, 25, 30 इस रेंज में आता था, एंड स्पेशली जब 48 पेजेस का आ गया तो थोड़ा सा चीज़ें डिफिकल्ट हो गई थी। एंड उसमें भी एक स्पेशल चीज़ क्या हुई थी कि अगर आप पहले के क्वेश्चन पेपर देखोगे बिफोर दी मे अटेम्प्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक डेटा होता था ना, वो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे दिया होता था। तो बस आपको वो वाला पैराग्राफ या फिर वो पर्टिकुलर जगह फाइंड आउट करनी पड़ती थी रिलेवेंट टू दैट क्वेश्चन, एंड फिर आपका क्वेश्चन बन जाता था। बट इस बार के IBS एग्जाम में क्या हुआ, लेट्स सपोज कोई भी क्वेश्चन है तो उसका कुछ डेटा तो आपको सेकंड पेज ऑफ द केस स्टडी पे दे रखा है, एंड कुछ डेटा आपको 9th या 10th पेज ऑफ द केस स्टडी पे दे रखा है। तो फाइंड करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि अल्टीमेटली फिर वहाँ पे आप वो चीज़ नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर उसके रिलेवेंट डेटा आपने फाइंड आउट कर लिया। आपको पूरी केस स्टडी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। एंड यही एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ा सा परेशान किया था IBS के एग्जाम में, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। मैंने वो चीज़, ऐसे क्वेश्चन पहले उतने ज़्यादा देखे नहीं थे, तो वहाँ पर जाके फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट वहाँ पर चीज़ हो गई थी। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करके जाना। दूसरा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जो MCQs एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्या वो आपको साथ में करना है? तो देखो, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उन्हें साथ करो तो ही बेटर है, क्योंकि एक बार आप केस स्टडी पढ़ते हो ना, तो आपको केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। तो अगर आपने ऐसा किया कि पहले आपने डिस्क्रिप्टिव कर लिए एंड MCQ फिर आप बाद में कर रहे हो, तो फिर जब वापस से MCQ करोगे तो वापस से आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपका केस स्टडी पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि केस स्टडी भी 10 पेजेस की एक केस स्टडी आ रही है इस बार एग्जाम में, तो फिर वहाँ पे इतना सब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो अल्टीमेट थिंग इज़ कि आपको इंश्योर करना है कैसे आपका टाइम बचे, आपको एक मिनट सेव करके चलनी है आपके IBS के एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ आप एक कर लेना। दूसरी, एक जो IPS एग्जाम में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है स्पेशली फॉर दी कॉस्टिंग एंड लॉ सब्जेक्ट, कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछते, उसका एप्लीकेशन दी जो केस स्टडी वो पूछते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है जो मे अटेम्प्ट है उसमें फर्स्ट टाइम हुई, ये पहले भी होता था, बट इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ कि मे अटेम्प्ट में जैसे क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द बिजनेस मॉडल कैनवास, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं पूछी कि बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है या फिर उसके फीचर्स या फिर एडवांटेजेस बता दें। उसमें पूछा है कि ये बिजनेस मॉडल कैनवास को आप केस स्टडी में कैसे अप्लाई करोगे, एंड केस स्टडी में अप्लाई करने के लिए आपको पूरे जो 10 पेजेस ऑफ द केस स्टडी है उनको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देंगे कि आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको शुरू से अपनी स्पीड मेंटेन करके चलनी है, अदरवाइज फिर आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो स्पीड इज़ द मेन थिंग इन द IBS। एंड IBS में बताऊँ, आपको कितना आता है वो रिलेवेंट नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बेटर है वो रिलेवेंट होती है। तो IBS में हमेशा से स्ट्रैटेजी का गेम है। IBS इज़ नॉट द गेम ऑफ नॉलेज बट द गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, तो वो आपको हमेशा लेके चलना है अपने साथ। सो ये मेरी IBS की स्ट्रैटेजी थी। कैसी लगी आपको जरूर से कमेंट्स में बताना। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।